स्वागत है आप सभी का बिहार डीएलएड क्लासेस में। और आज की इस क्लास में हम लोग F6 को कंटिन्यू करेंगे। F6 के ऊपर 2 क्लासेस आ चुके हैं। पहले क्लासेस में जहां मैंने समावेशी शिक्षा के ऊपर चर्चा की थी, वहीं दूसरे क्लास में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की चर्चा की गई थी। और आज की इस क्लास में हम लोग अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की चर्चा करेंगे। और इसके अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक जिनसे बहुत बार सवाल पूछे जा चुके हैं सीटेट के अंदर एवं अन्य टेट एग्जामिनेशन के अंदर, जिनमें से आपको प्रमुख टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, ADHD, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको समझना काफ़ी ज़रूरी है एज ए टीचर आप लोगों को भी, और एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से भी ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे और F6 को कंटिन्यू करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स जैसा कि मैंने हर वीडियो में आप लोगों को बताया है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहता है। आप वहां से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं ताकि आप लोगों को वहां समय समय पर नोट्स वगैरह प्रदान किए जाते हैं। आइए तो समझेंगे अधिगम अशक्तता को सबसे पहले। और अधिगम, जैसा कि आप इस शब्द का मतलब समझ लें कि अधिगम का मतलब क्या होता है। अधिगम को हम लोग इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं और हिंदी में सीखना भी कहते हैं। तो सीखने की जो प्रक्रिया है उसे अधिगम कहा जाता है। और सीखने की प्रक्रिया में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे इसमें भाषाई समझ है ना, भाषाई समझ, इसके बाद गणितीय समझ, गणित की समझ, इसके बाद लिखने की कला है ना, लिखना भी एक कला है। और लिखना, पढ़ना, सूक्ष्म गति कौशल भी इसमें शामिल होते हैं। सूक्ष्म गति कौशल में वे सारी चीज़ें आती हैं जिसमें आपको छोटी छोटी चीज़ों में बच्चों को निपुण बनाना होता है, जैसे पेंटिंग करना है ना, छोटे छोटे चित्र बनाना और उसमें रंग भरना, छोटे छोटे खानों में रंग भरना, सुई में धागा पिरोना, ब्रश करना, ये सब जो है वो सूक्ष्म गति कौशल हैं। और एक होता है स्थूल गति कौशल। स्थूल गति कौशल में वे सारी चीज़ें आती हैं जो मोटे तौर पर सभी लोग करते हैं, जैसे दौड़ना, चलना, बैठना, कूदना, पेड़ पर चढ़ना, पेड़ से उतरना, ये सब जो है सूक्ष्म गति कौशल है। और स्थूल गति कौशल है। और सूक्ष्म गति कौशल में जो छोटी छोटी चीज़ें, बारीक चीज़ें जो की जाती हैं बच्चों के द्वारा, जिसमें हाथों एवं शरीर के अन्य अंगों के साथ साथ दिमाग की एकाग्रता भी शामिल होती है और वो सूक्ष्म स्तर पर होती है ना, वो सूक्ष्म गति कौशल होता है। और जो मोटे तौर पर जैसे कि चलना, कूदना, दौड़ना, पेड़ पर चढ़ना, ये सब स्थूल गति कौशल हैं। तो अगर इन सारी प्रक्रिया में, जैसे भाषा का उच्चारण करने में, गणित समझने में, लिखने में, पढ़ने में, अगर इन सारी प्रक्रियाओं में बच्चे को दिक्कत हो रही है, वे कमज़ोर महसूस कर रहे हैं अपने आप में, तो समझ लेंगे कि उनमें अधिगम अशक्तता है। ऐसे बच्चों को ही आइडेंटिफाई करना होता है और ऐसे बच्चों की जो आगे की प्रोसेस होगी, किस प्रकार से उनका निदान किया जाएगा, किस प्रकार से उनकी समस्या का उपचार किया जाएगा, वो आगे समझेंगे हम लोग। और वो आगे की प्रक्रिया होती है, उसमें हम लोगों को एज ए टीचर फैसिलिटेट करना पड़ता है, बच्चों को समझना पड़ता है। सबसे पहली बात जो है वो बच्चों को समझना है। एज ए टीचर आप लोगों को बच्चों को समझना सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक बच्चा जो आपके सामने है, क्या उसके अंदर मेंटल एबिलिटी का डेवलपमेंट जो है वो अच्छे से हुआ है या फिर नहीं हुआ है। सबसे पहले हम उसकी जांच करेंगे और उसकी जांच करने के लिए हमें बच्चे का अवलोकन करना पड़ेगा। बच्चा कैसे लिखता है ना, उसके लिखने की क्षमता किस प्रकार से होती है, वो कैसे पढ़ता है, शब्दों का उच्चारण किस प्रकार से कर रहा है। आप लोग देखेंगे कि कुछ बच्चे जब लिखना शुरू करते हैं तो हो सकता है कि वे डी को बी की तरह लिख दें, है ना, डी और बी में उन्हें अंतर महसूस ना हो। बी लिखने के जगह पर डी लिख देंगे और डी लिखने के जगह पर बी लिख देंगे। वाज लिखना हो तो शॉ लिख देंगे, क्लियर को अनक्लियर लिख देंगे या पढ़ देंगे। तो अगर इस प्रकार की समस्या है तो बच्चों को डांटना नहीं है, बच्चों को पीटने ही लग जाना है, उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना है। हमें उसकी साइकोलॉजी की समझनी है ना, बच्चों को समझना है कि बच्चे के अंदर कुछ समस्या है, इसके कारण ये ऐसा कर रहा है। उसी प्रकार से उच्चारण करते समय अगर वो हकला रहा है, वह बोलना चाह रहा है, उसके मन में वो शब्द हैं लेकिन वह बोल नहीं पा रहा है, उसकी अभिव्यक्ति नहीं आ पा रही है, तो समझना है कि कुछ ना कुछ समस्या है बच्चे के अंदर। ऐसा नहीं कि उसको छड़ी लेकर के पीटने लग जाना है कि अरे तुमको जल्दी जल्दी बोलने का रहे, बोल नहीं रहा, बोलो जल्दी से। तो ऐसा करने से फिर वो बच्चा डर जाएगा, उसके अंदर हीन भावना घर कर जाएगी और फिर वो जो बोलने की चेष्टा कर रहा था वो बोल भी नहीं पाएगा। तो अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की पहचान करनी
करने के लिए हमें बच्चों का अवलोकन करना है और उनके सभी एक्टिविटी के ऊपर ध्यान रखना है। सूक्ष्म गति कौशल का ध्यान रखना है, स्थूल गति कौशल का ध्यान रखना है, उनके भाषाई उच्चारण का ध्यान रखना है, उनके लिखावट का, उनके पढ़ने का। जब पढ़ते हैं बच्चे तो क्या शुद्ध शुद्ध पढ़ रहे हैं, किताब में लिखी हुई चीज़ों का शुद्ध शुद्ध उच्चारण कर पा रहे हैं, उनके गणित सीखने की क्या क्षमता है, क्या वे गणित में संख्याओं की गिनती कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर इन सारी चीज़ों का हम अवलोकन करते हैं और किसी भी क्षेत्र में यदि बच्चों को कोई समस्या होती है, बच्चे अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं, और हम लोग अपनी भाषा में कहें तो बच्चे कमज़ोर हैं, जबकि बच्चों में कोई कमजोरी नहीं, कमजोरी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। हाँ, वे असक्षम हैं और उस स्तर तक उनका जो मानसिक विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है इस वजह से, या फिर उनके शारीरिक विकास में कुछ बाधा हुई है जिसके कारण से उनमें ये सारे समस्याओं को हम देख पा रहे हैं। तो ये समझना है, इस चीज़ को समझना, और एज ए टीचर हम लोगों को ये कोशिश करना चाहिए कि किस प्रकार से उस समस्या का निराकरण करके बच्चों को अच्छे स्तर तक पहुंचाया जा सके, और तभी आप एक अच्छे शिक्षक बन पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लोगों को समझना है। सबसे पहले हम लोग अधिगम अशक्तता के विभिन्न प्रकार में समझेंगे। मौखिक रूप से सीखने एवं भाषा संबंधी अशक्तता को अफेजिया या डिस्फेजिया कहा जाता है। अफेजिया के अंदर बच्चों को मौखिक संप्रेषण में समस्या होगी, वे भाषा का उच्चारण करने में अपने आप को असमर्थ महसूस करेंगे, और इस अधिगम अशक्तता को अफेजिया कहा जाता है। और इसका निराकरण करने का क्या उपाय है? तो इसका निराकरण करने के लिए हमें बच्चों को अधिक से अधिक बोलने के अवसर देने चाहिए। छोटे छोटे शब्दों को सबसे पहले उच्चारण करने का हम लोग पढ़ चुके हैं कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, आसान से कठिन की ओर। तो सरल शब्दों का पहले उच्चारण करवाना है और बार बार रिपीटिशन करवाना है। बच्चे अगर गलत बोल रहे हैं, अगर गलत उच्चारण कर रहे हैं, तो हमें हंसना नहीं है, उनके ऊपर गुस्सा नहीं करना है। दो चीज़ें काफ़ी कॉमन देखी जाती है क्लास के अंदर कि अगर कोई बच्चा खड़ा होकर के कुछ कह रहा है और अगर वो गलत उच्चारण कर रहा है तो सभी बच्चे हंसने लग जाते हैं, साथ में टीचर भी हंसने लग जाते हैं, या फिर टीचर क्रोध करते हैं और उसे छड़ी से पीटते हैं। तो ये जो दो कारण हैं, ये बच्चों के, आप कह सकते हैं कि बच्चे कभी सीख नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट वहीं रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, और वे जो हिम्मत करते हैं बोलने के, वे आगे नहीं करेंगे। उनमें हीन भावना घर कर जाएगी, वे अपने आप को डिमोरलाइज महसूस करेंगे, है ना। उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बिल्कुल घट जाएगा। तो इस प्रकार से अफेजिया को हम लोग मौखिक रूप से भाषा उच्चारण की अक्षमता के रूप में समझते हैं। अब आइए बात करते हैं डिस्फेजिया की। तो डिस्फेजिया जो है वो मस्तिष्क में अगर किसी प्रकार की क्षति हो गई है, चोट पहुंच गई है, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अगर बच्चे भाषा का उच्चारण करने में, अपनी भाषा को अभिव्यक्त करने में असक्षम है, तो उसे डिस्फेजिया कहा जाता है। याद रखेंगे, इस चीज़ को नोट करते चलेंगे। और डिस्फेजिया का उपचार किस प्रकार से होगा? तो पहले तो उनकी जो मानसिक समस्या है, उनकी जो क्षतिपूर्ति हुई है, तो उनकी क्षतिपूर्ति के पहले उपचार करने चाहिए, और जैसे जैसे उनमें सुधार होगा तो हो सकता है कि उनकी भाषाई क्षमता फिर से वापस आ जाए, और लगातार अभ्यास इसका एक समाधान हो सकता है। अब बढ़ेंगे दूसरे प्रकार की ओर। दूसरा जो प्रकार है वो पढ़ने की अशक्तता है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसमें जो टॉपिक है एलेक्सिया और डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया पर लगभग हर साल एक सवाल सीटेट के अंदर पूछा जाता है। डिसलेक्सिया क्या है? आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, तारे ज़मीं पर, तारे ज़मीं पर। इसमें जो बच्चा है, ईशान का रोल इसने किया है, और वह बच्चा बोलने में, पढ़ने में अपने आप को असमर्थ पाता है। जब शिक्षिका उन्हें पढ़ने के लिए कहती है, वह किताब को पलटता है, लेकिन किताब में लिखे हुए शब्दों को वो सही ढंग से नहीं पढ़ पाता है, और इस वजह से शिक्षक उसे पीटते हैं, डांटते हैं। घर में भी वह अपने माता पिता से बातें सुनता रहता है, घर में भी उसकी पिटाई होती है। तो समस्या का समाधान एक शिक्षक आते हैं जो उसकी समस्या को समझते हैं। उसकी कॉपी को जब चेक करते हैं तो पाते हैं कि उसने वाज को शॉ लिखा हुआ था, डी के जगह पर बी का उपयोग किया था उसने। तो ये जो समस्या थी वह डिसलेक्सिया की समस्या थी, जिस वजह से उसके अंदर जो है वो
कॉग्निटिव डेवलपमेंट उस अनुसार से नहीं हो पा रहा था। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बच्चों के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए और उन्हें ध्यान से, धैर्य से डी और बी में फ़र्क समझाना चाहिए, श और वाज में फ़र्क समझाना चाहिए और लगातार इनका प्रैक्टिस करवाना है, तभी उनमें सुधार हो सकता है ना। एक अच्छे वातावरण में बिल्कुल इस प्रकार का वातावरण वहाँ नहीं हो कि दूसरे बच्चे हंसने लगे उसके ऊपर, शिक्षक उसके ऊपर क्रोध करने लगे। तो अगर मैंने शुरू में ही कह दिया कि ये दो चीज़ें जो है वो बच्चे को सीखने से रोक देती हैं। सीखने की प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा है, एक तो मजाक उड़ाना, माखौल उड़ाना और दूसरा क्रोध करना। तो इन दो चीज़ों से अगर बच करके आप एज ए टीचर काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो बच्चे होंगे वो काफ़ी इंटेलिजेंट बनेंगे। तो डिसलेक्सिया पठन वैकल्य की अक्षमता है ना। इसी को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, आप नोट कर लें। पठन वैकल्य इसे कहा जाता है, यानी कि पढ़ने में कठिनाई, पढ़ने में जब कठिनाई महसूस हो, वाज को शौ पढ़ रहा है, क्लियर को न्यूक्लियर पढ़ रहा है, तो इस प्रकार की अगर समस्या होगी पढ़ने में तो वह डिसलेक्सिया के नाम से जाना जाएगा। आगे बात समझ में। और एलेक्सिया जो है यह भी पठन वैकल्य से ही जुड़ी हुई समस्या है, पढ़ने की समस्या ही है। और एलेक्सिया छोटी समस्या है, डिसलेक्सिया ज़्यादा बड़ी समस्या है। आइए अब आगे समझते हैं। लिखने की अशक्तता। अगर बच्चा लिखने में अपने आप को असमर्थ महसूस करता है, उसे लिखा ही नहीं पाता है। कुछ बच्चे होंगे आपके क्लास में, छोटे छोटे बच्चे आप देखोगे, ऑब्ज़र्व करोगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे मिल सकते हैं आपको जिनको लिखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। वे लिखना चाहते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं, कारण कि उनमें सूक्ष्म गतिक कौशल का विकास नहीं हुआ है। सूक्ष्म गतिक कौशल का विकास अगर होगा, अच्छे ढंग से, अच्छे स्तर पर, अच्छे समय पर हो जाएगा तो उन्हें लिखने में असमर्थता महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर सूक्ष्म गतिक कौशल का विकास नहीं हुआ है तो उन्हें डिस्ग्राफिया की समस्या हो सकती है, लिखने की समस्या हो सकती है। तो बच्चों को बचपन से ही एक तो उनके अभिभावक घर पे ध्यान देना चाहिए और इसीलिए ECCE की अवधारणा लाई गई है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसमें बच्चे 3 साल के होते ही बच्चों को आंगनवाड़ी में दाखिला लिया जाएगा और उन्हें बिल्कुल अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा ताकि उनमें बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान आ सके। तो डिस्ग्राफिया जो है वो लिखने की अशक्तता है। बच्चे अगर लिखना चाह रहे हैं लेकिन वे लिख नहीं पा रहे हैं, है ना। उनके हाथ से 2 लिखा नहीं पा रहा है। हम लोग आराम से 2 लिख रहे हैं, लेकिन बच्चे अगर लिखने की कोशिश करते हैं तो वो अच्छे से नहीं लिख पाते हैं। 3 अगर लिखने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं लिख पाते हैं। तो अगर ये समस्या है तो समझ लीजिए कि बच्चे में डिस्ग्राफिया की समस्या है। अब आते हैं अगले प्रकार में, गणित संबंधी समस्या। बहुत सारे बच्चों को गणित से डर लगता है और आगे के क्लास में हम लोग F7 में गणित को ही पढ़ेंगे। गणित का शिक्षण शास्त्र है, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक यही है कि गणित में भय, भ्रम और मिथक। गणित से लोगों को डर क्यों लगता है? बहुत सारे बच्चों को लगता है कि गणित काफ़ी ज़्यादा कठिन है ना। और आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि गणित कठिन है। और इनफैक्ट मैं भी जब क्लास 8-9 में था तो मुझे भी गणित काफ़ी कठिन लगता था, लेकिन उसके बाद जब मैंने गणित को अच्छे से समझा तो गणित थोड़ा सा सरल हो गया और गणित में समस्याओं को सॉल्व करना काफ़ी मनोरंजक हो जाता है जब आप गणित को अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिस्कैल्कुलिया की, और डिस्कैल्कुलिया जो है वो गणित संबंधी अशक्तता है। अगर बच्चे गणित में सही ढंग से संख्याओं की गणना नहीं कर पा रहे हैं, संख्याओं की अवधारणा को नहीं समझ पा रहे हैं, जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, जो मूलभूत प्रक्रिया हैं, जैसे कि जोड़, घटा, गुना, भाग, अगर ये मूलभूत प्रक्रियाओं में बच्चों को असमर्थता महसूस हो रही है, बार बार सिखाने के बाद भी वे नहीं सीख पा रहे हैं, संख्याओं को व्यवस्थित क्रम में नहीं रख पा रहे हैं, तो समझिए कि उनके अंदर डिस्कैल्कुलिया नाम की समस्या है। डिस्कैल्कुलिया गणित संबंधी अशक्तता को प्रदर्शित करता है और यह गणित सीखने में बच्चों को बाधा पहुंचाता है। तो इस समस्या का निराकरण करने के लिए हमें गणित की अवधारणाओं को मूर्त रूप में बच्चों को सबसे पहले सिखाना पड़ेगा। मूर्त अवधारणा को अगर हम सिखाएंगे तो फिर उनमें अमूर्तता की अवधारणा अपने आप डेवलपमेंट होगी।
इसके लिए हमें कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों को करना पड़ेगा। जैसे अगर हम गिनती सिखा रहे हैं तो गिनती सिखाने के लिए हम गिनतारा का प्रयोग करेंगे। गिनतारा का प्रयोग करेंगे तब बच्चे जो है वो आसानी से सीख सकेंगे। गिनतारा क्या होता है? तो गिनतारा एक एबेकस को कहते हैं, और जिसमें इस प्रकार से हम एक काठ ले लेते हैं, डस्टर का जो आपने देखा होगा काठ, उसी प्रकार का काठ ले लेंगे और उसमें छेद बना देंगे और इस छेद में जो है छड़ डाल देंगे और इस छड़ में बॉल को, छोटे छोटे बॉल को डाल डाल करके गिनती सिखाएंगे। बच्चों को जितने बॉल यहाँ पर डाले गए हैं उसको गिनने के लिए कहेंगे, 1 2 3, तो मूर्त चीज़ों को वो गिन करके गिनती को सीखेगा। उसी प्रकार से ज्यामितीय आकृतियों को सिखाने के लिए जियो बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जियो बोर्ड का इस्तेमाल करके हम उन्हें जो द्विविमीय आकृतियाँ होती हैं उसके बारे में समझा सकते हैं। तो बिल्कुल प्रारंभिक स्तर पर इन सारी चीज़ों का, और साथ ही आप एज ए टीचर अपने से बहुत सारा नवाचारी चीज़ों को बना सकते हैं, बहुत सारा TLM बना सकते हैं जिसमें आप बच्चों को अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त रूप में समझा सकते हैं। तो डिस्कैलकुलिया को दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, और वो मूर्त रूप में होनी चाहिए जिससे बच्चे करके सीखें। जब करके सीखेंगे तो वे सारी अवधारणाओं को सीख लेंगे। अब हम 5वें अधिगम आवश्यकता की ओर बढ़ते हैं और ये है ध्यान अभाव अतिक्रियाशीलता विकृति। इसको शॉर्ट में ADHD कहते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिजॉर्डर। आपने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं, एकदम 1 मिनट भी अस्थिर से बैठेंगे नहीं, उन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी रहेगी, अपनी बारी का इंतज़ार नहीं कर पाएंगे। अगर लाइन में उन्हें खड़ा कर दिया जाए तो ये लाइन से निकल करके आगे आ जाएंगे। तो अगर ऐसे बच्चे हैं जो हाइपर एक्टिव है ना, या फिर अटेंशन डिफिसिट है, उनका ध्यान जो है, अटेंशन का मतलब ध्यान, उनका ध्यान स्थिर नहीं रहता है, तो अगर ऐसे बच्चे हैं तो उन्हें ध्यान अभाव अतिक्रियाशीलता विकृति के अंतर्गत रखा जाएगा। और इनको सुधारने के लिए क्या उपाय है? तो इनके सुधार के लिए इन्हें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में शामिल करना होगा और धैर्यपूर्वक इनके साथ काम करना होगा। क्योंकि क्या होता है कि ऐसे बच्चों के साथ इनके गार्जियन भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और शिक्षक भी इनको बराबर डांटते पीटते रहते हैं, जिस वजह से ये अपनी समस्या को और ज़्यादा, इनकी समस्या जो बिगड़ जाती है और ये ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं। तो अगर चिड़चिड़ापन आ जाएगा, ज़िद्दीपन आ जाएगा तो फिर बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बचपन से अगर ADHD की संभावना दिख रही है बच्चे के अंदर तो बच्चों के साथ बिल्कुल धैर्यपूर्वक काम करना होगा और बच्चों को गतिविधि में शामिल करना होगा। आप एक्टिविटी में जब शामिल करेंगे बच्चों को और एक्टिविटी के नियम समझा करके खुद उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तब बच्चे आपका अनुकरण करके उसको समझेंगे और उनमें जो ये डिजॉर्डर है वो धीरे धीरे कम होगा। तो ये 5 प्रमुख प्रकार के अधिगम आवश्यकता थे और इसके आगे क्लास में लोग जेंडर बीमर्स को चर्चा करेंगे। जेंडर बीमर्स भी एक अच्छा टॉपिक है और इसके भी आपके सवाल पूछे जाते हैं सीटेट के अंदर भी। तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।